नमस्कार, आप देख रहे हैं द कुरुक्षेत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। हर गली हर चौराहे पर विधानसभा चुनावों की चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं और आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली थानेसर विधानसभा की। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवीलाल बारना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव है, थानेसर की बात करें, थानेसर का क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? थानेसर में पिछले 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक हैं वो हैं, लेकिन अब की बार जो माहौल है वो काफ़ी बदला बदला नजर आ रहा है। और ये मानने की जो 2014 का चुनाव जब हुआ तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं सुभाष सुधा, वो काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ जीते थे, लगभग 20,000 प्लस शायद उस वक्त मार्जिन था। 2019 का उसके बाद चुनाव आया और भारतीय जनता पार्टी की ये मानने की काफ़ी हवा उस वक्त पार्टी के द्वारा ही बनाई गई थी कि हम 75 पार जाएंगे, 72 पार जाएंगे। हालांकि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और बहुमत को भी इनका आंकड़ा जो है वो नहीं छू पाया। और उस वक्त जो थानेसर विधानसभा सीट का जो समीकरण बने, थानेसर के जो विधायक हैं सुभाष सुधा, वो जीत गए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन बड़े कम मार्जिन के साथ, लगभग 700-800 वोटों का जो था वो मार्जिन यहाँ रहा। और अशोक अरोड़ा 700-800 वोटों से कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो हार गए। तो लेकिन अब की बार जो माहौल है, जो समीकरण है, वो काफी बदले बदले यहाँ नजर आ रहे हैं। कारण क्या नजर आते हैं कि समीकरण जो बदले हैं? 10 साल भाजपा का शासन रहा, यहाँ पे भाजपा के विधायक रहे, यहाँ से हरियाणा में भी सरकार रही भाजपा की, सेंटर में भी सरकार रही, काम भी हुए होंगे। तो नाराजगी के कारण क्या आपको नजर आते हैं? क्यों लोग नाराज इस समय भाजपा से नजर आ रहे हैं? देखिए, नाराजगी के वैसे तो कई कारण बनते हैं। उसमें सबसे पहला कारण तो यही बनता है कि जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उससे काम न होने के चलते लोग नाराज हो जाते हैं आमतौर पे, ये देखा जाता है। पहले नेहरू सरकार थी, कांग्रेस सरकार यहाँ बनी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये देखा जाता है रूटीन में कि जब ज़्यादा लंबा टाइम कोई सरकार रहती है तो उसमें जो खिलाफत है वो होती रहती है, लोगों के काम नहीं हो पाते। और सेकंड एक चीज और रहती है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनका मतलब लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, रवैया कैसा है, वो चीजें भी काफी अहम रहती हैं। ये भी बात नहीं है कि हरियाणा में कई विधायक ऐसे हैं जो कई बार लगातार से वो विधायक बनते आ रहे हैं। सुभाष सुधा का रवैये की अगर बात की जाए, जो उनका बोलने का तरीका है, बात करने, काफी नरम नजर आता है। वैसे देखा जाए तो काफी हाँ, बिल्कुल। सुभाष सुधा की यदि यहाँ की बात करें, देखिए सुभाष सुधा ने 2009 में आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी से टिकट उस वक्त मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिली तो उन्होंने आजाद ताल ठोकी और अच्छी वोटें ये ले गए। अच्छा चुनाव, हाँ, अच्छा चुनाव इन्होंने लड़ा और काफी वोटें भी है, 18,000 के आसपास शायद ये वोट उस वक्त ले गए थे। उसके बाद हरियाणा में माहौल बदला, कांग्रेस की 10 वर्ष की सरकार रही और 2014 जब आया तो भारतीय जनता पार्टी सेंटर में सरकार बन चुकी थी। सेंटर में सरकार बनी तो हरियाणा में भी माहौल चेंज हुआ। हालांकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा होल्ड नहीं था, लेकिन जो नेता थे, जो विधायक नहीं बन पा रहे थे या फिर जिनका अच्छा होल्ड था या जो उनको लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी का समय है, तो वो अपने दल बदल के और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसमें से सुभाष सुधा भी एक है। 2014 में ये कांग्रेस इन्होंने छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में चले गए और टिकट पक्की की और इनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से टिकट इनको दी, लेकिन जो पुराना इनका संगठन था, भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना संगठन था, जो ऐसे लोग थे जो मतलब जब हरियाणा में एक विधायक बनता था तो वो लोग खड़े थे
कहीं प्रदर्शन करने की बात हो, मांगों को लेकर कुछ बात हो, तो वो लोग लगातार खड़े थे। काफी नाम ऐसे थानेसर की यदि बात करें, काफी अनेकों नाम ऐसे हैं। लेकिन जब सुभाष सुधा 2014 में विधायक बने, तो ये मान के चलिए कि सुभाष सुधा की बीजेपी अलग हो गई और जो संगठन था वो अलग हो गया। संगठन को लगभग दरकिनार इन्होंने किया। और इसका तो ये एक बड़ा चर्चित एक किस्सा भी है कि 2019 का जो चुनाव हुआ, चुनाव से पहले चिट्ठी कांड हुआ। चिट्ठी कांड में, अब कांड तो कहना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन वो चर्चित रहा कि चिट्ठी कांड हुआ। तो चिट्ठी में क्या था कि जो पुराना संगठन भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त था, उस संगठन ने चिट्ठी लिखी जिसमें लगभग जो पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने हाईकमान को चिट्ठी लिखी कि सुभाष सुधा जो है वो सही नहीं है। उसमें अनेकों बातें थी और यहाँ से इनको विधायक आपने एक बार चलो ठीक है टिकट दे दी, लेकिन 2019 में इनको टिकट नहीं दी जाए। तो ये बड़ा जो इतना लंबे टाइम का जब देखते हैं, तो संगठन के साथ इनकी, मतलब संगठन की इनके प्रति नाराजगी लगातार बनी हुई है आज तक। आज संगठन का क्या लगता है? संगठन आज इस चुनाव में, जो 2024 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें संगठन कितना सक्रिय नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो लगभग ज्यों के त्यों पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन कैंडिडेट उनको पसंद नहीं आता तो वो चुप हो जाते हैं, चुप्पी सा जाते हैं वो, मतलब इस प्रकार का। लेकिन इस बार जब टिकट बंटवारा हो तो चुप्पी नहीं साधी गई, काफी हल्ला हुआ, इस्तीफे हुए, प्रदर्शन हुए। तो अब देखो रिजल्ट तो सामने आएगा। 10 वर्ष इन्होंने सरकार चला ली है और 10 वर्ष में ये भी नहीं है कि इनके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो विधायक बने या विधानसभा में जो पहुंचे, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, उधार से लिए हुए कार्यकर्ता थे। कोई नेल्लू से आया था, कोई कांग्रेस से आया था, कोई अन्य जो दल थे उनसे वो आए। और जो इनके जिताऊ कैंडिडेट 2014-19 में रहे, वो मतलब उनको इन्होंने टिकट दी। एक और जो नाराजगी की बात सुभाष सुधा की रहती है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों में इस प्रकार की चर्चा है कि सुभाष सुधा जो है वो, मतलब उनमें अहंकार आ गया। मतलब गर्दन में सरिया, हरियाणा में एक बड़ा ऐसा शब्द है कि गर्दन में सरिया उनके आ गए हैं। तो ये बात कह के जो है वो अब इस वक्त पार्टी को छोड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? वो कांग्रेस में जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहते थे कि ये बड़ी अच्छी पार्टी है, ये है, वो है, तो वो लोग, अब जो समय आ गया, अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वो लोग वहां अब जा रहे हैं। अच्छा, थानेसर की बात करें तो विकास की बहुत बात होती है। कहा जाता है कि विधायक कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने 5,000 करोड़ का विकास कराया है जी। और विपक्ष इस विधायक के इस दावे को कहीं ना कहीं चैलेंज करता है कि नहीं है। तो क्या लगता है, क्या वाकई में लगता है कि 5,000 करोड़ का विकास हुआ है? ऐसा कुछ नया हुआ है कुरुक्षेत्र? देखिए, 5,000 करोड़ विधायक दावा कर रहे हैं, लेकिन लोगों का जो मानना है, लोग कह रहे हैं कि वो 5,000 करोड़ कहाँ लगाए, वो दिखाएं। देखिए, सुभाष सुधा अपने हर भाषण में या उनका जो परिजन है या जो नेता है, वो ये बात कहते हैं कि हमने 5,000 करोड़ रुपए लगा के कुरुक्षेत्र का विकास करवाया और 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। तो लोगों ने ये सवाल किए कि कहाँ लगाए, कहाँ खर्च किए। तो इस प्रकार की बातें। और सेकंड एक चीज और इसमें सबसे बड़ी आ जाती है, जो काफी बड़ी बात है, जो नगर परिषद थानेसर है। नगर परिषद थानेसर में ये मानना है कि पिछला जो 20 वर्ष का समय है उसमें सुधा परिवार का काबिज है, सुधा परिवार उस पे काबिज है। और सुधा परिवार पहले एक बार एक टर्म में ये खुद जो चेयरमैन रहे सुभाष सुधा, और 3 बार से इनकी जो पत्नी है उमा सुधा, वो चेयरमैन है। अब लोगों में ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आप विधायक 10 साल से आप हैं, 20 साल से आप नगर परिषद जो थानेसर है उसके चेयरमैन है, और पूरा जो सिस्टम है वो आपके हाथ में है, तो फिर भी काम क्यों नहीं हो रही?
ये एक बड़ा नगर परिषद की बात करी आपने, चुनाव भी नहीं हो पा रहे। नगर परिषद की बात करी जाए तो थानेसर में चुनाव नहीं, हालांकि जो आसपास के एरिया हैं सभी जगह चुनाव हो चुके हैं, थानेसर में नहीं हो पाए। और एक वार्ड बंदी को लेकर भी काफी जो है बात सामने आती है कि वार्ड बंदी सही से नहीं हुई। तो क्या लगता है कि एक विधायक नहीं चाहते थे कि चुनाव ना हो नगर परिषद के, या कुछ और कारण रहे हैं कि चुनाव अब तक नहीं हो पाए? देखिए, वैसे तो कारण तो जेन्युइन जो कागजी कारण हैं वो तो कुछ भी दिखाए जा सकते हैं, और उसमें अनेकों बात हो जाती हैं कि हम अभी तैयार नहीं है, वार्ड बंदी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वार्ड बंदी करने के लिए प्रशासन है, वो अपना काम करता है। और सरकार में बैठे लोग अगर ये कहें कि वो काम पूरा नहीं हो पाया तो ये तो बड़ी शर्म की बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और लेकिन असली कारण जो है, जब नगर परिषद या नगर पालिकाओं के पूरे हरियाणा में चुनाव हो रहे थे तो वही समय था जब पीपली से थानेसर तक की सड़क बन रही थी। और ये सड़क ऐसा था कि ये मान लो कि 5-6 साल इस सड़क के कारण सरकार से काफी नाराजगी रही। इनका ये मानना था कि सड़क के कारण जो है पूरा शहर परेशान है। ये एक ऐसी सड़क है जो ये मान के चले कि पूरे शहर को बीच से बांटती है और हर व्यक्ति को इस सड़क से आने की जरूरत पड़ती है। तो उस वक्त जो चुनाव, मेरा जो लाइफ लाइन कहा जाता है, हाँ लाइफ लाइन, बिल्कुल कुरुक्षेत्र की लाइफ लाइन इस सड़क को कहा जा सकता है। और वैसे भी कुरुक्षेत्र तो मतलब सांस्कृतिक नगरी है और राजधानी कह सकते हैं हरियाणा की सांस्कृतिक, और ये लगातार कही जाती है बात। हरियाणा की पहचान है, हरियाणा की पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को इन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय इसको कर रहे हैं। मैं ये भी आपसे पूछने वाला था, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को लेकर भी काफी बात होती है, हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके गए हैं। तो क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती अब मनाई जा रही है? और दूसरा एक सवाल जो गीता जयंती को लेकर सबसे अधिक उठता है कि एक व्यापार का साधन अब बोला जाने लगा है गीता जयंती को। देखिए, हाँ बिल्कुल, गीता जयंती का स्वरूप जो है इन्होंने काफी बढ़ाया है कुरुक्षेत्र में। लेकिन ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही गीता जयंती को शुरू की है। उससे पहले तो ब्रह्म सरोवर था। ब्रह्म सरोवर इतना विशाल जो है वो कांग्रेस सरकार में ही बना। लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा फोकस इसके ऊपर किया, और जो गीता जयंती छोटा स्वरूप पहले था इसको बड़ा करने का इन्होंने काम किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय की यदि बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कितने पर्यटक उसमें आते हैं, ये देखने वाली बात है। सेकंड, जो यहाँ से जाके दूसरे देश में गीता जयंती मनाई जा रही है, उस कार्यक्रम में उन जैसे लंदन में इन्होंने की, कनाडा में इन्होंने की, मॉरिशस में की, उन कार्यक्रमों में वहां के लोग कितने शामिल होते हैं? क्या खर्चा जो हरियाणा सरकार इतना मोटा खर्चा कर रही है, क्या वो सक्सेस हो रहा है, वो सफल हो रहा है? ये सोचने की बात है। और दूसरी बात, फिर मैं इसको गीता जयंती को कुरुक्षेत्र से इसलिए जोड़ूंगा कि गीता जयंती का जब आप स्वरूप इतना बड़ा कर रहे हो, लेकिन कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर जो सड़क जाती है देवीलाल चौक से और ब्रह्म सरोवर अर्जुन चौक पर जो सड़क जाती है, क्या वो सड़क नहीं बननी चाहिए थी? कब से वो टूटी पड़ी है सड़क, क्या वो नहीं बननी चाहिए? जब गीता जयंती कहाँ बनाई जाती है? ब्रह्म सरोवर पर। ब्रह्म सरोवर अंतर्राष्ट्रीय एक सरोवर है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा सरोवर इसको जो एक सरोवर है उसको माना जाता है। और धार्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो मतलब आस्था का केंद्र है लोगों की ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो हाल है वो क्या है? वो सरकार को नहीं करना चाहिए। चलो हम विधानसभा चुनाव पर एक बार फिर से वापस आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थानेसर विधानसभा में हो चुकी है, तो क्या लगता है कि जो ये बड़े नेता आ रहे हैं, इनके आने से कितना फायदा भाजपा को थानेसर में खास तौर पर होने वाला है? देखिए, बड़ा नेता कोई भी जब किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए आता है तो वो माहौल बनाने के लिए होता है कि जैसे अब नरेंद्र मोदी जी आए
23 विधानसभा क्षेत्रों की इन्होंने वहां रैली की थी पार्क में। लोग आए भी हैं, 23 विधानसभा के काफी होते हैं। और सेकंड बात ये थी कि देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधान, ये एक बड़ी बात थी। तो वहां देखने के लिए, सुनने के लिए लोग आए भी हैं। अब 1-2 दिन पहले की यदि बात करें, कुरुक्षेत्र में भी एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए, राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या काम किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम पहले ही था। भाई मैं तो अपनी बात कहूंगा कि मेरे पास फोन आया मीडिया कर्मी के नाते कि मेला ग्राउंड में कार्यक्रम है। फिर कार्यक्रम को बदल गया अनाज मंडी में। वहाँ किसानों ने विरोध किया है। हाँ, अनाज मंडी में कार्यक्रम किया। लेकिन जो उसके बाद कार्यक्रम हुआ जगह है, खाली खुली डुली जगह है, एक हॉल में कार्यक्रम किया है, एक निजी पैलेस में अंदर हॉल में कार्यक्रम किया है। ये चीजें दिखा रही हैं कि मतलब जो थानेसर की जनता है वो इस वक्त तो खुश नहीं है। माहौल मतलब बदला काफी नजर आ रहा है। चलो, अगर भाजपा कांग्रेस को छोड़कर अगर जो दूसरी पार्टियां हैं या दूसरे आजाद उम्मीदवार हैं उनकी बात करें तो क्या लगता है कि कुछ होगा उन उम्मीदवारों का, उन पार्टियों का कुछ अस्तित्व इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो? देखिए, हरियाणा का जो ये विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में जो अग्रणी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। लोग भी ये बात समझ रहे हैं। अब ये वो पहले वाला समय तो रह नहीं गया। अब समय है सोशल मीडिया का, हर चीज हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाती है साथ के साथ। अब जो चुनाव हो रहे हैं, मतलब हर विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, ये जिताऊ कैंडिडेट पे आधारित हो गए हैं। और ज्यादातर विधानसभाओं में ऐसा है कि कांग्रेस और भाजपा का कैंडिडेट जो है वो आमने सामने है। थानेसर में भी ऐसा ही है। थानेसर विधानसभा की यदि बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुभाष सुधा है और कांग्रेस की तरफ से अशोक अरोड़ा है। इन दोनों के बीच ही टक्कर है। तो तमाम चर्चा हमारी थानेसर विधानसभा को लेकर हुई। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि क्या मानते हैं इस बार कौन थानेसर विधानसभा से जीत हासिल करने वाला है? कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है, जिसके लेकर अब माहौल बन चुका है? क्योंकि अब तो समय भी काफी कम समय शेष बचा है। देखिए, थानेसर विधानसभा की जो बात करें, अगर टिकट वितरण से पहले की बात करें तो यहाँ से 3 कैंडिडेट मुख्य रूप से चुनावी मैदान में थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुभाष सुधा, कांग्रेस की तरफ से अशोक अरोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही जय भगवान शर्मा डीडी भी उन्होंने टिकट की चुनावी रण में थे। और हालांकि जो 19 का चुनाव हुआ वो बड़े शांत रहे, लेकिन अब की बार उन्होंने क्या काम किया कि जो चुनाव होने थे, चुनाव से पहले ही उन्होंने बड़ी जबरदस्त तैयारी की। हर गांव में, हर मोहल्ले में उन्होंने अपनी चुनावी जनसभाएं करनी शुरू कर दी। इसका भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगा कि जय भगवान शर्मा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ से वो नुकसान करेगा और जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो अपने पास ले लेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हार जाएगा। तो पेवा का सबके सामने कमलजीत अजराना का उनकी टिकट वापस ली गई, डीडी शर्मा को वहां से टिकट दे दी। अब उसके बाद इनको लग रहा था कि जो ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, लेकिन उसके बाद समीकरण बड़े बदले से नजर आ रहे हैं। जो ब्राह्मण थानेसर के जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मेजोरिटी वोट बैंक है वो अशोक अरोड़ा के पास जा रहा है। पहले ऐसा नहीं लग रहा था, जबकि जो ब्राह्मण वोट है वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा माना जाता है। लेकिन अब थानेसर विधानसभा में काफी बदला नजर आ रहा है। तो जीत का मार्जिन क्या मानते हैं? जीत का मार्जिन तो देखो एग्जैक्ट कुछ ज्यादा बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज की तारीख में अशोक अरोड़ा यहाँ से क्लियर सीट निकाल रहे हैं और अच्छे मार्जिन से निकाल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ देवीलाल बारना जी। तमाम वो सवाल जो जनता जानना चाहती है अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, क्या माहौल है विधानसभा चुनावों को लेकर अब उनके क्षेत्र का, ये सब जानने की जिज्ञासा आजकल जो है जोरों पर है। और इसी को लेकर हमने चर्चा की और आप लोगों को बताने की कोशिश की कि आखिर माहौल क्या है। तो बने रहिए द कुरुक्षेत्र न्यूज के साथ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।